सो गाइज नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो भाई रीड को स्टार्ट करते हैं। वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट्स, हमने देखा ऊपर, यानी कि जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। मेड अप ऑफ मोस्टली प्रोटीन्स, यानी कि हमें पता है कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ मोस्टली, ज़्यादातर ये प्रोटीन के बने होते हैं। मतलब कि समटाइम्स ये नॉन प्रोटीनियस भी हो सकते हैं, तो मोस्टली दे आर प्रोटीनियस। ठीक है। और चूंकि ये प्रोटीन के होते हैं, देयरफॉर दे हैव 3 डायमेंशनल फोल्डेड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड विद अ स्पेसिफिक शेप। बहुत सारी बातें आ गई इसके अंदर, यानी कि चूंकि वो जो एंजाइम्स हैं विच आर बायोकैटलिस्ट, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो अब यहाँ पर प्रोटीन की आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं, क्योंकि वो प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन की ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब कि तमाम खसूसियात होती हैं। सो दैट्स वाई बिकॉज एंजाइम आर प्रोटीनियस, तो एंजाइम की भी ये खसूसियात हो सकती हैं। क्या हैं कि देयरफॉर 3 डायमेंशनल फोल्डेड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड विद स्पेसिफिक शेप, मतलब कि उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है जो कि बनी होती है 3 डायमेंशनल फोल्डेड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड से। अच्छा, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक शेप मतलब उनकी एक खास शेप होती है, इसका तो आप लोग को मतलब समझ आएगा। और यहाँ पर है 3 डायमेंशनल फोल्डेड चेन्स। देखें, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मोस्टली जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनमें आपके पास प्रोटीन्स भी आते हैं, दे आर पॉलीमर्स, मतलब कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और ये मिलकर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। और जो आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं, जो कि मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स, ठीक है। और जो प्रोटीन के मोनोमर्स हैं उनको हम लोग कहते हैं कि दे आर अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स यानी कि जो लिखा हुआ है अमाइनो एसिड्स, ये क्या हैं? ये बेसिकली आपके पास प्रोटीन्स के मोनोमर्स हैं जो कि मिलकर एक साथ जुड़ते हैं और चेन बनाते हैं। और जब वो चेन 3 डायमेंशनली, किसमें? 3D स्ट्रक्चर्स में आपस में फोल्ड होती है, एक दूसरे के ऊपर लिपटती है, ठीक है। तो उस अमाइनो एसिड की चेन के लिपटने की वजह से उस स्ट्रक्चर की एक खास शेप बन जाती है। तो मतलब कि अगर एंजाइम प्रोटीनियस हैं और प्रोटीन के अंदर क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स की चेन होती हैं और वो जो चेन है वो आपस में जब फोल्ड होगी तो उसके एक खास शेप बनेगी 3D के अंदर। अब 3D क्या देखें, आप मुझे देख रहे हैं ना, तो मैं आपको 2D में नजर आ रहा हूँ, मतलब कि जो आपकी स्क्रीन है उसकी एक हाइट हो सकती है और उसकी एक लंबाई हो सकती है, ठीक है। उसकी चौड़ाई आप लोग शायद मेजर ना कर सकें, यानी कि अगर किसी डायमेंशन में सिर्फ 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो 2D है। और अगर कोई तीसरा एक्सिस भी आ जाए, यानी कि जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो 3D है। तो यानी कि वो जो अमाइनो एसिड, ठीक है। और आपके पास याद रखिएगा एक और बात कि जो आपके पास अमाइनो एसिड होते हैं वो नॉर्मली कोई 20 किस्म के हो सकते हैं। 20 किस्म के अमाइनो एसिड, अगेन उसका भी स्ट्रक्चर एज यू कैन सी, ये आपके पास जो है वो ओवरऑल उन 20 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, मतलब कि वो कुछ इस तरह से होते हैं। तो जब वो 20 अमाइनो एसिड्स, याद रखिएगा, लेट मी इरेज इट, मुझे लगता है कि थोड़ा गंदा हो गया ये 20। तो जब वो 20 अमाइनो एसिड्स आपस में लंबी लंबी चेन बनाते हैं जुड़कर, और जब वो चेन 3D में आपस में एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होती है तो उससे एक खास शेप बनती है प्रोटीन की। और अगर एंजाइम प्रोटीन है तो एंजाइम के अंदर भी इसी तरह से अमाइनो एसिड्स होंगे जो कि 3D में आपस में फोल्ड होंगे और एक खास शेप बनाएंगे। अच्छा, दिस शेप कैन बी डिटरमाइंड, दिस शेप इज डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स हेल्ड टुगेदर बाय अ बॉन्ड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अगेन बहुत सारी बातें फिर आ गई भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत, हालांकि चैप्टर छोटा सा है लेकिन इसमें छोटे पैकेट में बड़ा धमाका दिया गया। अच्छा, शेप इज़ डिटरमाइन, यानी कि जो वो शेप है जो कि उस प्रोटीन की, जो उस एंजाइम की होगी, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने का तरीका बताया गया है बाय द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी कि एज वी नो के 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, तो वो एक खास सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं एक 5 अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, ए मतलब कि ए बी सी डी और ई। तो ये इन 5 अल्फ़ाबेट का एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस एक तरतीब है, सीक्वेंस मीन्स तरतीब। दूसरी तरतीब फॉर एग्जांपल ई डी सी बी ए, इसको उल्टा कर दी, ये एक दूसरी है। फॉर एग्जांपल बी ए सी डी ई, ये एक तीसरी तरतीब। इसी तरह से हमने ये फाइंड करना है कि अमाइनो एसिड किस तरतीब में आपस में मिले, बिकॉज देखें डिफरेंट किस्म के आपके पास प्रोटीन्स होते हैं, लाजमी तो नहीं एक ही किस्म का आपके पास प्रोटीन है जो कि मिलकर, जो कि कुछ ज़्यादा बड़ा होता है तो एक डिफरेंट प्रोटीन बनता है, और अगर छोटा होता है तो एक डिफरेंट प्रोटीन बनता है।
तो असल में जो प्रोटीन का डिफरेंट बनना है वो बेसिकली ये सीक्वेंस से होता है कि अगर एक खास सीक्वेंस से एक अमाइनो एसिड, एक खास ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल लेट्स से 100 एक खास सीक्वेंस से मिलते हैं और जब वो 3D में अपने आप के शेप में इख्तियार करते हैं तो वो एक खास प्रोटीन बनता है। और जब वो सीक्वेंस चेंज होता है, इवन कि एक सिंगल अमाइनो एसिड भी सीक्वेंस जब चेंज हो गया उस 100 के अंदर, तो एक नया प्रोटीन आ जाए। तो यानी कि अगर हमने उस प्रोटीन की, उस एंजाइम की शेप फाइंड करनी है तो हमने उसके अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को फाइंड करना है, ठीक है। और वो सीक्वेंस एज वी नो के जब वो 3D में अपने आप को, हमें ये पता है कि वो फोल्ड करता है, तो जब वो फोल्ड करता है तो एज वी नो के उसको फोल्डेड रहने के लिए कुछ बॉन्ड्स की, मतलब कि कुछ ऐसे अट्रैक्शन की जरूरत होती है ताकि वो उसी शेप में एग्जिस्ट रखे। तो वो शेप्स क्या होती हैं, वो असल में मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो कि चार्जेस के दरमियान होती है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, बहुत सारी होती हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी गई है। तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं वो उसको एक 3D स्ट्रक्चर के अंदर रखने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शेप किस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय फाइंडिंग द सीक्वेंस कि उस एंजाइम विच इज प्रोटीन, जो कि मोस्टली आपके पास प्रोटीन होते हैं, उसके अंदर जो अमाइनो एसिड है वो किस सीक्वेंस से जुड़े हैं, ठीक है। और फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को जो कि उस स्ट्रक्चर को आपस में एक शेप में रखते हैं, उनको डिटरमाइन करना है। सीक्वेंस और वो बॉन्ड, उनको फाइंड करने के बाद आपको उस प्रोटीन की, उस एंजाइम की शेप पता लग जाएगी। बड़ी आपके पास बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आसान है लेकिन बहुत सारी, थोड़ी आपके पास खिचड़ी बन जाती है। एंजाइम स्पीड अप रिएक्शन बाय ब्रिंगिंग रिएक्टेंट टुगेदर, यानी कि एंजाइम्स जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं बाय ब्रिंगिंग रिएक्टेंट्स टुगेदर, यानी कि रिएक्टेंट्स को एक दूसरे के करीब लाकर, ठीक है, वो रिएक्शन के होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो ये उनका बेसिक फंक्शन है। बिकॉज देखें कि जब दो रिएक्टेंट ने आपस में मिलकर रिएक्शन करना होता है तो उनके खास ओरिएंटेशन, एक खास सीक्वेंस में, एक खास तरीके से आपस में मिलना होता है। तो एंजाइम क्या करते हैं, उन दोनों को पकड़ते हैं और एक खास तरीके से, वैसे ही जैसे उनका रिएक्शन होना होता है, उनको आपस में एक दूसरे के करीब लाते हैं और रिएक्शन हो जाता है। और जब इस तरह से वो रिएक्टेंट्स को करीब लाते हैं तो उससे क्या होती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब कि रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। मतलब कि जब वो आपके पास रिएक्टेंट्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं एक खास ओरिएंटेशन में जिसमें वो रिएक्शन होना होता है, तो उससे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है, जो कि उस रिएक्शन को स्टार्ट होने में रिक्वायर्ड होती है। तो बाय ब्रिंगिंग द रिएक्टेंट टुगेदर एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और ये रिएक्शन कौन सा, एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी कि जिस रिएक्शन के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो आपके पास एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। व्हेन एंजाइम्स स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करता है, किसी केमिकल रिएक्शन को, कैटेलाइजेस द रिएक्शन, हेंस डज नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ, व्हिच मींस इवन अ सिंगल और लिटिल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन स्टार्ट अ रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर फिर बहुत सारी बातें आ गई। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, उनको आपको समझना और याद करना पड़ेगा, बिकॉज मोस्टली इसके ऊपर पेपर आता है। तो व्हेन एन एंजाइम स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब भी वो एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है, कैटेलाइजेस द रिएक्शन, हेंस डज नॉट यूटिलाइज इटसेल्फ। इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए से बी, ए आपके पास रिएक्टेंट, बी प्रोडक्ट, और यहाँ एंजाइम इस रिएक्शन की कैटालिसिस कर रहे हैं, ए को बी में फास्ट मूव होने में हेल्प कर रहे हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि फॉर एग्जांपल लेट से आपने 4 ए से शुरू किया था, यानी कि 4 ए से आपने स्टार्ट किया और आपके पास 4 बी बन गए, और जब 4 बी बन गया तो मतलब ए 0 हो गया, यानी कि पहले बी 0 था और ए 4 थे, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो ए 0 हो गया और बी 4 हो गया। तो जब इस तरह से पूरा रिएक्शन हो जाएगा तो बेटा एंजाइम आपने जिस तरह से दिया था वो वैसा ही वापस आ जाएगा। एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होता, ना उसके शेप चेंज होती है, ना उसकी अमाउंट में, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने इस केस में 2 एंजाइम डाले थे तो 2 के 2 वापस निकल के आएंगे, वैसे ही आएंगे जैसे आपने डाले थे, जितने डाले थे वैसे ही आपको मिल जाएंगे। एंजाइम सिर्फ उस केमिकल रिएक्शन को तेजी से होने में हेल्प करते हैं, और उस हेल्प में उनके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, ना शेप में, ना स्ट्रक्चर में, ना क्वांटिटी में, वो वैसे ही रहते हैं और उतने ही रहते हैं, जस्ट उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं और फिर निकल के आ जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अगर वो खुद यूटिलाइज नहीं होते तो उससे होगा ये कि एक सिंगल एंजाइम और वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन स्टार्ट अ रिएक्शन। यानी कि अगर एक एंजाइम जो खुद इन्वॉल्व नहीं होता, अगर ऐसा केस है
तो एक सिंगल एंजाइम भी और छोटी सी अमाउंट ऑफ एंजाइम भी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट कर सकती है और उसको फास्टली से होने में यानी कि उसकी कैटालिसिस कर सकती है एक सिंगल एंजाइम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में एंजाइम्स खुद इन्वॉल्व नहीं होते, कुछ चेंज भी नहीं होता उनमें, जस्ट वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। सही है। अच्छा, देयर प्रेजेंस डज नॉट इफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। डज नॉट इफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। जिस तरह से मैंने बताया कि ये जो रिएक्शन होगा ए से बी में, ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये वाला ए से बी में, तो अगर एंजाइम को आप निकाल दें, ठीक है, और एंजाइम की गैर मौजूदगी में एक रिएक्शन करें और फिर एंजाइम को डाल दें और एंजाइम की मौजूदगी में जो रिएक्शन करें, तो एंजाइम की गैर मौजूदगी में और मौजूदगी में यानी कि प्रेजेंस में और एब्सेंस में, दोनों सूरतों में जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा। यानी कि एंजाइम की प्रेजेंस, देयर प्रेजेंस मींस एंजाइम की प्रेजेंस से जो एंड प्रोडक्ट, आखिरी प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उसकी जो नेचर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वैसा ही है। बिकॉज मैंने आपको बताया कि एंजाइम ने ना उस रिएक्शन में किसी किस्म का चेंज करना है कि उसने कुछ रिएक्टेंट्स को जो है वो चेंज करके एक नए प्रोडक्ट में, एक खास किस्म के प्रोडक्ट में, नहीं, कुछ भी नहीं, रिएक्शन वैसा ही है, बस तेज़ी से हो गया, ये चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ? उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, इसके अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं हुआ। समझे? अच्छा, रिएक्टेंट्स ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड सबस्ट्रेट्स। देखें वही वाली बात आ गई कि किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस के जो रिएक्टेंट होते हैं, बिकॉज हर रिएक्शन का एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, या फिर रिएक्टेंट्स हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स हैं या फिर जो रिएक्टेंट है उसको आप लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। ये ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं, तो यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि इसको इतना लंबा खींचने की जरूरत है। अब इंपॉर्टेंट बात दूसरी वाली, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन मतलब कि वो बहुत खास है अपने एक्शन में। किस तरह से? अ सिंगल एंजाइम कैटलाइजेज ओनली अ सिंगल केमिकल रिएक्शन और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। यानी कि एक खास किस्म का एंजाइम सिर्फ एक खास किस्म के केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। यानी अ सिंगल एंजाइम कैटलाइजेज अ सिंगल केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब एक रिएक्शन है जो कि यहाँ पर देखें, ए से बी बना रहे हैं। इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा मैसी हो गया, ए से बी, ठीक है। इसको मैं E1 का नाम देता हूँ मैं इस एंजाइम को, यानी कि इस एंजाइम ने इस रिएक्शन को कैटलाइज किया और स्पीड अप किया, यानी कि ए को बी में कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा याद रखिएगा, इसी तरह से हर एंजाइम का एक डिफरेंट रिएक्शन होता है जो उसने कैटलाइज करना होता है, और वो एंजाइम किसी दूसरे रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। यानी कि आपकी बॉडी में जितने भी आपके पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब मोस्टली सिर्फ एक खास किस्म का एंजाइम उस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ना वो एंजाइम कोई दूसरा केमिकल रिएक्शन को उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है और ना उस रिएक्शन के अंदर कोई दूसरा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। दैट्स व्हाई वी से दैट के दे आर वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब खास है। एक रिएक्शन का एक खास एंजाइम है और एक एंजाइम एक खास रिएक्शन को कैटलाइज करता है। लेकिन अगर रिलेटेड रिएक्शंस हैं, मिलते हुए रिएक्शंस हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो एंजाइम उस रिएक्शन को कैटलाइज कर सके। फॉर एग्जांपल, दो रिएक्शन है, एक में ए डैश बी डैश में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरे में एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि दो रिएक्शंस हैं एक्स वाई, यानी कि एक्स कन्वर्ट हो रहा है वाई में और ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो E1 है ये इन दोनों में से ए डैश और बी डैश और एक्स और वाई वाले रिएक्शंस में से किसी एक को कैटलाइज कर रहा है। लेकिन अब आप मुझे बताएं, इन दोनों में से ये जो एंजाइम है E1, ये इन दोनों में से किसको करेगा? ए डैश बी डैश को ना, इसको। हाँ बिल्कुल ठीक। और ये आपने कैसे बताया? क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हैं ए बी और ए डैश बी डैश ये रिलेटेबल हैं, मिलते जुलते हैं। तो मिलते जुलते रिएक्शंस को एक खास एंजाइम कैटलाइज कर सकता है, वरना जनरली ऐसा होता है कि हर रिएक्शन का एक खास जो एंजाइम है वो होता है। ठीक है। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट अटैच इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। यानी कि एक एंजाइम का एक खास पोर्शन है जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होता है। बिकॉज हमें पता है कि एंजाइम ने रिएक्शन को स्पीड अप करना है, और अगर रिएक्शन को स्पीड अप करना है तो उसको रिएक्टेंट के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा, इंटरेक्ट होना पड़ेगा। तो क्या एंजाइम किसी भी जगह से एक रिएक्शन के साथ इन्वॉल्वमेंट कर सकता है? मतलब कि कहीं से भी अटैच हो सकता है? नहीं होता है। ऐसा है कि एंजाइम के ऊपर एक खास साइट होती है जिसको यूज करके वो अपने सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है, और उस साइट को आप लोग एक्टिव साइट कहते हैं। और एक और बात कि द शेप ऑफ द एक्टिव साइट, मैं इसको हाईलाइट से आपको शो करता हूं, द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, अगर आप लोग ऊपर आए, ये जो आपके पास मेन जो ये वाली थी आपके पास पिक्चर, तो इसमें आप लोग देखें ये एंजाइम है
ठीक है, और एंजाइम की ये आपके पास एक्टिव साइट है। और अगर आप सेपरेट देखें तो सबस्ट्रेट की जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि वो उस एक्टिव साइट में बिल्कुल फिट आ सकता है। तो ये जो फिटिंग है इसको कॉम्प्लीमेंट्री होना कहते हैं, कि दोनों की शेप ऐसी है कि दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो सकते हैं। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ताला जो है वो चाबी की कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉर एग्जाम्पल स्विच जो होता है वो आपके पास प्लग का कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह के आपके पास नेचर में बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। इसी तरह से हर एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी एक्टिव साइट है ये वाली, ठीक है, ये अपने सबस्ट्रेट के शेप से कॉम्प्लीमेंट्री होती है ताकि वो एक दूसरे के अंदर फिट आ सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एंजाइम को एक डिफरेंट तरीके से बनाऊं कि ये कुछ ऐसे है, तो मुझे बताएं कि अगर मैं इस किस्म का एंजाइम बनाऊं जो कि बहुत बुरा बनाए, तो क्या ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम में आके अटैच हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर इसकी शेप इससे मैच नहीं करती है। तो मैं ये कहूंगा कि ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के लिए अनकॉम्प्लीमेंट्री या फिर इनकी शेप्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अगर इस एंजाइम के लिए मैं कोई सबस्ट्रेट बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। क्या अब ये अटैच हो सकता है? हाँ, देयर आर सम चांसेस दैट के ये आके यहाँ पर अटैच हो सकता है क्योंकि इनकी शेप्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कुछ ऐसा होता है। तो यानी कि जो आपके पास एक्टिव साइट है वो अपने सबस्ट्रेट के शेप के साथ क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है जी, सब आइए फर्दर रीड करते हैं। दे आर सेंसिटिव, यानी कि एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यानी कि जो आपके पास एंजाइम्स हैं वो क्या हैं? वो सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव मतलब बहुत नाजुक हैं। किससे? कि अगर हल्का सा भी पीएच में यानी कि तेजाबियत की कंसंट्रेशन में कि आपके पास किसी इन्वायरमेंट में जो एसिड की जो तेजाब की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, ठीक है, और टेम्परेचर की, ठीक है, और सबस्ट्रेट कंडीशन के, यानी कि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, ये आपके पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनसे आपका जो एंजाइम है वो बहुत सेंसिटिव है। अगर ये चेंज होते हैं तो इनसे आपके एंजाइम की एक्टिविटी पे या फिर एंजाइम के फंक्शन पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हम देखते हैं ना कि जब हम बीमार होते हैं, ठीक है, तो हमें भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड जिसके ऊपर सारे एंजाइम काम करते थे, लेकिन जब वो टेम्परेचर बढ़ा तो एंजाइम ने काम करना छोड़ दिया, बिकॉज एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। इसी तरह से जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आप लोग डिक्रीज करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जितने कम सबस्ट्रेट होंगे उतना ही वो एंजाइम को कम चांसेस मिलेंगे कि उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें, और जितना ये ज़्यादा होंगे उतना इंटरेक्शन बढ़ जाएगा और उनकी एक्टिविटी भी उतनी बढ़ जाएगी। तो मतलब पीएच से, तेजाबियत से, टेम्परेचर से यानी कि दर्जा हरारत से, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से भी आपके पास जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी पे चेंज आता है, यानी कि एंजाइम जो रिएक्शन को स्पीड अप करने का प्रोसेस है उसमें अच्छा या बुरा परफॉर्म कर सकता है। अब थोड़ा सा ज़रा मुश्किल वाली और बात आ गई यार, मैं अब थोड़ा बोर हो गया हूँ बिकॉज ये कुछ ज़्यादा डिटेल डिस्कशन मतलब यहाँ पर हो रही है, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट आल्सो। ओके, सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर फॉर फंक्शनिंग। अब जिस तरह से मैंने बताया था कि ज़्यादातर आपके पास एंजाइम कैसे होते हैं, ज़्यादातर आपके पास मोस्टली दे आर प्रोटीनियस, लेकिन समटाइम्स दे आर नॉन प्रोटीनियस। तो अब वो वाला पार्ट आ गया, यानी कि जब वो नॉन प्रोटीनियस होते हैं। सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर फॉर देयर फंक्शनिंग। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको कोई नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी चाहिए होता है और उस नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर, समझे? अच्छा, कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। यानी कि एज वी नो कि मोस्टली प्रोटीन्स आर प्रोटीनियस बट समटाइम्स दे आर नॉन प्रोटीनियस। यानी कि जो नॉन प्रोटीनियस है मतलब कि एक प्रोटीन का कुछ कंपार्टमेंट आपके पास नॉन प्रोटीनियस भी हो सकता है और उसको आप कोफैक्टर कहते हैं। और वो जो कोफैक्टर है वो आपके पास ऑर्गेनिक भी हो सकता है, मतलब कि कार्बन बेस्ड भी हो सकता है, और वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। यहाँ पर जो है वो आपके पास इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, सोडियम। ये बेसिकली आपके पास एलिमेंट्स हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा हो केमिस्ट्री के अंदर तो आपको ये नजर आएंगे कि ये आपके पास खास तरह के एटम्स होते हैं, इनको आप लोग एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये आपके पास इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। और इसी तरह से आपके पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर।
अच्छा, आई थिंक आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आई नो कि इस वक्त थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, बट याद रखिएगा कि जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकलती हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उनको आप लोग ऑर्गेनिक कहते हैं। और वो मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन बेस होती हैं, मतलब कि उनके अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े होंगे या फिर कार्बन कार्बन से जुड़ा होगा। तो इस किस्म के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको आप लोग ऑर्गेनिक कहते हैं, और जो नॉन कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रक्चर होते हैं उनको आप लोग इनऑर्गेनिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इसमें आपको कहीं भी कार्बन नजर नहीं आ रहा, मीन्स इट इज इनऑर्गेनिक। तो जिस तरह से आपके पास इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं इसी तरह से ऑर्गेनिक भी हैं। वो कौन से हैं? NADP, NAD, FAD। NADP मतलब निकोटिनिमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NAD मतलब निकोटिनिमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD मींस फ्लेवाइन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब इसके नाम याद करने की जरूरत नहीं, मतलब आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि NADP, NAD एंड FAD आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोफैक्टर्स। कौन से कोफैक्टर्स? ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर क्या होते हैं? नॉन प्रोटीनियस पार्ट। मतलब कि जो सारे NADP, NAD, FAD ये सारे जो हैं ये कोफैक्टर्स हैं, छोटे अमाउंट में चाहिए, ये सारे नॉन प्रोटीनियस हैं और ये एंजाइम को चाहिए होते हैं ताकि वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म कर सके। अब आइए फर्दर रीड करते हैं। सो इसको आप लोग बार बार रीड कर सकते हैं या फिर आप पीछे जाके देख सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जिस तरह से मैंने बताया था कि प्रोटीन के नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी हो सकते हैं, तो उस नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम लोग कोफैक्टर कहते हैं और उसकी कुछ टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और आपने उसकी एग्जांपल्स देखी है कि वो कौन कौन से होते हैं। अच्छा, अब जो है वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की आपके पास कुछ कैटेगरी है। तो यानी कि जो कोफैक्टर हैं कैन बी कैटेगराइज इनटू प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। यानी कि जो ऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं, उनकी फर्दर दो टाइप्स हैं। ये किसकी टाइप्स हैं? ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की फर्दर टाइप्स हैं, ये वाली। एक को आप लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं और एक को आप लोग कोएंजाइम कहते हैं। और ये कब किसी ऑर्गेनिक कोफैक्टर को हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, कब किसी को कोएंजाइम कहेंगे? इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर टाइटली बाउंड टू एन एंजाइम, तो उसको आप लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। यानी कि एक ऐसा कोफैक्टर है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो कि टाइटली बाउंड है किसी एंजाइम से और वो निकल ही नहीं रहा, वो हमेशा उससे अटैच ही रहता है, तो उसको आप लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। और अगर कोई ऐसा कोएंजाइम है जो कि जब रिएक्शन की जरूरत होती है, यानी कि वो एंजाइम रिएक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तब वो कोफैक्टर आके वहां अटैच होता है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर आके अटैच होता है और रिएक्शन को करवाने में एंजाइम की हेल्प करता है, और जब रिएक्शन खत्म होता है तो वो निकल जाता है। तो इस किस्म के ऑर्गेनिक कोफैक्टर को कोएंजाइम कहेंगे, और जो हर टाइम अटैच है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। तो समझ आइए आपके पास कि कोएंजाइम क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। अगेन रिपीट करता हूं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम दोनों क्या हैं? दोनों ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। और अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर परमानेंटली अटैच है उसको आप लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, और वो अगर सिर्फ रिएक्शन के वक्त आता है तो उसको कोएंजाइम कहेंगे। समझे? बड़ा आसान था। थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ये सारी, लेकिन बड़ी आसान है अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें इस पर। अच्छा, अब एक और बात, मेनी एंजाइम वर्क इन सीक्वेंशियल मैनर टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। यानी कि तकरीबन सारे एंजाइम एक सीक्वेंस में काम करते हैं, यानी कि आपके पास जितने भी आपके पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो एक खास सीक्वेंस में होते हैं। पहले एक रिएक्शन होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है। इसी तरह से जो आपके पास एंजाइम्स हैं वो एक सीक्वेंस में होने वाले रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, कि एक एंजाइम पहले रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा होगा, जब तक वो रिएक्शन नहीं होगा दूसरा वाला एंजाइम अपनी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता। एज यू कैन सी, ये आपके पास अगेन वही पिक्चर है ग्लाइकोलिसिस की, जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा है और यहाँ नीचे देखें पायरुवेट बन रहा है, और इसके अंदर 10 एंजाइम भी आप लोग देख सकते हैं कि जो कि 10 रिएक्शंस को आपके पास कैटलाइज कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि जब तक आपके पास पहला रिएक्शन नहीं होगा दूसरा वाला एंजाइम अपना रिएक्शन कैटलाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज देखें, पहले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वही दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट है, तो अगर पहला अपना रिएक्शन नहीं होगा तो मतलब दूसरे का रिएक्टेंट अवेलेबल ही नहीं होगा, तो वो रिएक्शन कैसे होगा? तो यानी कि जितने भी आपके पास एंजाइम्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स दे वर्क इन अ सीक्वेंशियल मैनर, यानी कि वो एक सीक्वेंस के रिएक्शंस को जो है वो कैटलाइज करते हैं। और इस सीक्वेंशियल रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं, मतलब ये जो पाथवे है, एक पूरा रास्ता होता है ना कि पहले दूसरा फिर तीसरा, ये जो पाथवे है इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज मेटाबॉलिक पाथवे। उसका नाम क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे। यानी कि मोस्टली आपके पास जितने भी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, दे आर मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब वो एक सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं कि एक लगातार सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है और एक खास किस्म का एंड प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, या इसको आप लोग एंड प्रोडक्ट कह सकते हैं, वो आपके पास बन रहा होता है। तो इस तरह से जितने भी आपके पास एंजाइम्स हैं दे वर्क इन अ सीक्वेंशियल मैनर, कि पहले एक होगा, फिर उसके बाद जो रिएक्शन होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा उस पर एक और एंजाइम काम करेगा, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक पहला एंजाइम अपना रिएक्शन परफॉर्म ना करे।
आई नो थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन आई होप सो कि आसानी होगी। ओके, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी इन्हांस्ड बाय एक्टिवेटर्स एंड डिक्रीज्ड बाय इनहिबिटर्स। अब यहाँ पर है एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स। अब एक्टिवेटर्स इस किस्म के सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी एंजाइम के रिएक्शन को इन्हांस कर देते हैं, मतलब कि उसके रिएक्शन को होने में फर्दर हेल्प करते हैं, मजीद हेल्प करते हैं। और जो आपके पास इनहिबिटर्स होते हैं, नाम से ज़्यादा इनहिबिट करते हैं, यानी कि एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। यू कैन से जो एक्टिवेटर्स हैं वो एंजाइम की स्पीड को फर्दर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और जो आपके पास इनहिबिटर्स हैं वो एंजाइम की स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं। यानी कि जो स्पीड अप करना है, एंजाइम का काम क्या है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना, ये एंजाइम का काम है। और अगर उस रिएक्शन के स्पीड अप को मजीद स्पीड अप कोई चीज़ कर सकती है तो वो आपके पास एक्टिवेटर्स है। एंड ऑन द अदर हैंड उस स्पीड अप के प्रोसेस को कोई चीज़ स्लो डाउन कर सकती है तो वो उसको आप लोग इनहिबिटर्स कहते हैं। तो दीज आर एक्टिवेटर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं, मतलब कि इन्हांस करते हैं, एंड इनहिबिटर जो कि कम करते हैं, यानी कि डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम कुछ एसिडिक फूड खाते हैं तो हम ऊपर से इनो पीते हैं, इनो पीते हैं ना, ताकि वो जल्दी जल्दी हजम हो जाए। तो वो इनो क्या है, वो इनो एक्टिवेटर है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को फर्दर इन्हांस कर देता है। इसी तरह से आपके पास इनहिबिटर्स भी होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं, समझे। अब आइए फर्दर रीड करते हैं, लास्ट पॉइंट है, फिर हमारे पास इस लेक्चर की टाइम फिक्स हो जाएगी। द एंजाइम इनहिबिटर्स इज अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एन एंजाइम एंड डिक्रीज इट्स एक्टिविटी। यानी कि एंजाइम इनहिबिटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ और उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, यानी कि उसके मुश्किल खड़ी कर देंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जिससे उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सिंस ब्लॉकिंग एन एंजाइम्स एक्टिविटी कैन किल अ पैथोजन, सिंस ब्लॉकिंग एन एंजाइम एक्टिविटी कैन किल अ पैथोजन। अब देखें, अब यहां पर एक एग्जांपल दी गई है आपके पास एंटीबायोटिक की, एंटीबायोटिक, बिकॉज देखें बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर कि अगर वो ना हो तो वो ऑर्गेनिज्म मर सकता है, और उन रिएक्शन को ना करवाने के लिए हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं। तो बेसिकली एंटीबायोटिक एक खास किस्म की मेडिसिन का नाम है, किसका नाम है, मेडिसिन, एक दवाई है जो कि हम तब लेते हैं जब हमारे अंदर कोई ना कोई पैथोजन होता है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कोई ना कोई डिजीज कॉज करता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप लोग पैथोजन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक लेते हैं। वो क्या है, वो आपके पास एक मेडिसिन है और उस मेडिसिन से वो पैथोजन किल हो सकता है। वो मेडिसिन जिससे कोई भी लिविंग पैथोजन मर जाए उसको आप लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। और वो एंटीबायोटिक कोई इनहिबिटर्स भी हो सकती है एंजाइम की। क्या आपने एक खास मेडिसिन ली जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपके पैथोजन के सेल के अंदर जाके उसकी कोई ना कोई वाइटल केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर देगी, और अगर वो रिएक्शन स्टॉप हो जाए, मतलब अगर वो ब्लॉक हो जाए वो एंजाइम, क्योंकि आपने उसके साथ एंटीबायोटिक अटैच कर दी विच इज़ एंजाइम इनहिबिटर, यानी कि अब जब एंटीबायोटिक या फिर वो एंजाइम इनहिबिटर जब उस एंजाइम के साथ अटैच हो गया तो वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो यानी कि उसकी रिएक्शन के परफॉर्म ना करने की वजह से वो पैथोजन मर सकता है। सो दैट्स हाउ वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। सो यार दैट वाज इट। आई होप सो कि ये थोड़ा लंबा लेक्चर था, बट आपको समझ आया होगा। आई होप सो कि आपको ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक समझ आए होंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको अगेन से गो थ्रू करें और इसको रीड करें, और फिर शायद हो सके तो इस लेक्चर को भी दोबारा देखें, अपने नोट्स को जो आपने डेफिनेटली बनाए होंगे उसको गो थ्रू करें एंड टू रिवाइज दैट, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम, मतलब कि इस पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि आपने वीडियो एंजॉय की होगी। इफ़ यू सी दिस वीडियो हेल्पफुल सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो उसके साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।